सब्सक्राइब कीजिए गुरु ज्ञान चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है एक उपाध्याय और आप देख रहे हैं गुरुजी आईएएस। आज हम बात करेंगे स्वतंत्रता के अधिकार की। इससे पहले हम मौलिक अधिकारों में समानता के अधिकार को देख चुके हैं। उससे पहले वीडियो में हमने परिभाषा को जाना था, किसकी? मौलिक अधिकारों की। मौलिक अधिकारों के संशोधन के बारे में जाना था। लेकिन आज हम बात करेंगे स्वतंत्रता के अधिकार की, जो बात करते हैं आर्टिकल 19 से 22 तक में। ठीक है, और ये कहा गया है कि कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं व्यक्ति को प्राप्त हो सकती हैं और कितने प्रकार की स्वतंत्रताओं पर किस किस प्रकार के प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। ये बात करते हैं आर्टिकल 19 की, जो कहता है कि स्वतंत्रता के अधिकार की बात करता है। किसके अधिकारों की? स्वतंत्रता के अधिकारों की बात करता है कि हमें कुछ प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं और वो स्वतंत्रताएं कौन कौन सी हैं और उन पर किस प्रकार से कार्य किया जाता है और राज्य उनका अनुपालन कैसे करता है। ये जो व्यक्ति, ये जो आर्टिकल 19 है, ये आर्टिकल 19 केवल नागरिकों को प्राप्त अधिकार है, ये व्यक्तियों को प्राप्त नहीं है। देखिए, दो प्रकार के लोग होते हैं, एक तो होते हैं व्यक्ति और दूसरे होते हैं नागरिक। व्यक्ति वो लोग होते हैं जिसे किसी देश की नागरिकता प्राप्त नहीं होती। मान लेते हैं कोई व्यक्ति भारत में है, ठीक है, कौन है? भारत में है, भारत में रह रहा है, लेकिन उसके पास जो आइडेंटिटी है वो आइडेंटिटी किसी दूसरे देश की है, तो वो भारत में रहने वाला व्यक्ति होगा, ना कि नागरिक। लेकिन कोई व्यक्ति भारत में रह रहा है और वो नागरिक तब कहलाएगा जब उसके पास भारत की नागरिकता हो या भारत के द्वारा जारी किया गया कोई आइडेंटिटी कार्ड हो, वो क्या कहलाएगा? भारतीय नागरिक कहलाएगा। तो ये दो व्यक्ति हैं और इनमें से आर्टिकल 19 केवल नागरिक को प्राप्त है, ना कि व्यक्तियों को प्राप्त है। ठीक है, आर्टिकल 19 का क्लॉज 1 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं का जिक्र करता है कि भाई किसी भी नागरिक को 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं होंगी। ठीक है, और इन स्वतंत्रताओं पर प्रतिबंध लगाता है आर्टिकल 19(2) से आर्टिकल 19(6) तक। ये प्रतिबंध लगाता है किन पर? ये जो 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं इन पर। अब इन 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं में पहली स्वतंत्रता है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वाक यानी विचार, विचार यानी बोलने की आजादी और उसको अपने आप को अभिव्यक्त करने की आजादी हमारे पास होती है। ठीक है, ये आर्टिकल 19(1) का सब क्लॉज ए है। ठीक है, इसमें क्या कहा है कि किसी भी व्यक्ति को बोलने का अधिकार है, अपने आप को एक्सप्रेस करने का अधिकार है। मतलब ये कि आप क्या विचार रखते हैं, आप क्या सोचते हैं, आप लोगों को बोलकर बता सकते हैं। उसके साथ साथ आप उनको लिखकर बता सकते हैं, पोस्ट के माध्यम से बता सकते हैं, न्यूज़पेपर के माध्यम से बता सकते हैं, किसी भी प्रकार से उनको बताया जा सकता है। आपको अपने आप को अभिव्यक्त करने की आज़ादी है। इसी में प्रेस की स्वतंत्रता भी आती है। मतलब ये कि अगर कोई व्यक्ति जो न्यूज़पेपर बनाता है या न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स लिखता है, तो वो अपने विचारों को, अपनी भाषा को उसमें अभिव्यक्त करता है, एक्सप्रेस करता है। ठीक है, न्यूज़पेपर में जो बोलते हैं वो न्यूज़ यानी अपने आप को दिखा रहे होते हैं कि हम क्या चीज़ हैं, हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर अगला है आर्टिकल 19(1) का सब क्लॉज बी। ठीक है, इसमें कहा गया निरायुध एवं शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता। मतलब ये कि आपको बिना हथियार के, किसके? बिना हथियार के, बिना औजारों के आपको सम्मेलन करने का अधिकार है। ठीक है, शांतिपूर्ण सम्मेलन करने का अधिकार। आपको लगता है कि भाई मैं लीडर हूं, ठीक है, मैं जहां जाऊंगा मुझे भाषण देना पड़ेगा, ठीक है, तो मैं भाषण देने के लिए लोगों को इकट्ठा कर सकता हूं, सम्मेलन बुला सकता हूं। लेकिन ऐसा इस सम्मेलन में हथियार के साथ कोई व्यक्ति नहीं जा सकता। ठीक है, हथियार लेकर, यानी कि आप ऐसे नहीं कर सकते एक हाथ पे बंदूक रखिए कंधे पर और एक कंधे पर लाठी डंडे और ये तलवारें वगैरह लेकर आप सम्मेलन करने जा रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, और ऐसा इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि दूसरों की सुरक्षा का भी ध्यान रखना है। मान लेते कोई उपद्रव हो जाए, ठीक है, कोई ऐसा मतलब लोगों ने हिंसा कर दी हो या हिंसा हो जाए, तो उस समय जिनके पास हथियार है वो तो लोगों को मार काट देंगे, है ना। तो उस कंडीशन में ये विचार रखा गया कि नहीं, बिना हथियार के होना चाहिए सम्मेलन, तभी उसको मान्य किया जाएगा, वरना उसे बंद कर दिया जाएगा, उसे परमिशन नहीं दी जाएगी। अगला सी में कहा गया है कि समूह, संघ व समितियां बनाने का अधिकार। ठीक है, यानी कि आपको समूह बनाने का अधिकार है, आपको संघ बनाने का अधिकार है और उस बाद में आपको समिति बनाने का अधिकार। देखिए, आर्टिकल 19(1) का जो सब क्लॉज सी है, इसमें सबसे पहले समूह और संघ बनाने की स्वतंत्रता दी गई थी, लेकिन बाद में सहकारी समितियां बनाने की भी अनुमति दे दी गई। मतलब ये कि भाई मैं कुछ लोगों को इकट्ठा करूंगा, यानी 1 2 3 4 5 लोगों को इकट्ठा करूंगा और इनको मिलाकर एक मैं क्या बनाऊंगा? समूह बनाऊंगा। ठीक है, कुछ लोगों का समूह। ठीक है, उसका एक लीडर भी होगा, उसका एक विशिष्ट नाम भी होगा। लेकिन संघ, जैसे आपने देखा होगा, छात्र संघ, किसान यूनियन मतलब संघ, किसान संघ हो गया, छात्र संघ हो गया, ये सभी के सभी संघ तो हैं और ये अधिकार भी तो दिए गए हैं आर्टिकल 19(1) में कि किसी भी व्यक्ति को अपना संघ बनाने का अधिकार होगा, अपना समूह बनाने का अधिकार है और उसके साथ साथ समितियां बनाने का, यानी कमिटीज बनाने का भी तो अधिकार दे दिया गया है। तो इस प्रकार की ये स्वतंत्रताएं हम लोगों को प्राप्त होती है। डी में कहा गया है कि भारतीय क्षेत्र में अबाध संचरण का अधिकार है। ठीक है, यानी कि
बिना रोक टोक के आप कहीं पर भी भारतीय क्षेत्र में घूम सकते हैं, जा सकते हैं। लेकिन मतलब ये है, कंडीशन ये है कि आप अगर कहीं पर जा रहे हैं तो वो जगह रिस्ट्रिक्टेड नहीं होनी चाहिए, यानी सरकार के द्वारा ये नहीं कहा जाना चाहिए कि आप यहाँ पर नहीं आ सकते। ठीक है, मान लो सपोज करते हैं कि आप जू घूमने के लिए गए, या आप सरकार के ऐसे किसी जंगल में जाना चाहते हैं या फॉरेस्ट में घूमना चाहते हैं, सफारी करना चाहते हैं, जहां सरकार ने ये कहा है कि भाई रात को 8 बजे के बाद आप वहां पर नहीं जा सकते। अगर आप जाते हैं तो आपको जानवर होते हैं, जानवर का खतरा माना जाता है कि भाई जानवर अगर खा जाए आपको तो क्या करेंगे। तो अगर सरकार ने, आप जाते हैं 8 बजे कि भाई मुझे तो जंगल में घूमना ही है, आपको कहा गया कि नहीं वहां जंगल में शेर रहते हैं, आप नहीं जा सकते, तो आप कहते कि नहीं शेर तो हमारा बचपन का यार है, साथ में खेलता था हमारे, तो हम तो जाएंगे, रोक के दिखाओ हमको तो। और उस व्यक्ति ने मना किया जो सिक्योरिटी गार्ड था, लेकिन आप पहुंचे आर्टिकल 32 का प्रयोग करके कहां पर, सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 32 को हम पढ़ेंगे क्या है। सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट में जाकर कहा कि देखो हमसे मिलने नहीं दिया गया। ठीक है, मतलब क्या था कि सुप्रीम कोर्ट से पूछती है कि भाई काहे आए हो हमारे पास, क्यों आए हो, तो वो व्यक्ति कहता है कि मुझे 8 बजे के बाद सफारी यानी जंगल में जाने के लिए नहीं भेजा गया, मुझे अलाउ नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट कह रही है भाई जब पहले से ही वो रिस्ट्रिक्ट एरिया तो आप कहाँ जा सकते हैं। तो आप कहते हैं कि मुझे तो स्वतंत्रता है कि मैं अबाध रूप से कहीं भी संचरण कर सकता हूं, है ना। तो सर न्यायपालिका कहेगी अगर आपको छोड़ दिया जाए और शेर ने आपके साथ कबड्डी खेल ली तो आप क्या करेंगे, आपको खा लिया तो क्या करेंगे। ठीक है, रेस्ट्रिक्शंस इस वजह से नहीं लगाई गई है कि हम आपके अधिकारों का उल्लंघन कर रहे हैं, आपके अधिकार तो हैं लेकिन हम आपकी सुरक्षा भी तो चाहते हैं। और अगर आपकी सुरक्षा है तो आपकी सुरक्षा के तौर पर ही उसकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए तो आपको मना किया गया है कि कहीं आपको शेर फाड़ ना दे, आपको मार ना दे। ठीक है, तो इस प्रकार के रिस्ट्रिक्शंस की जगह आप नहीं जा सकते, जहां जो एरिया रिस्ट्रिक्टेड है, जो प्रतिबंधित एरिया है, आप वहां पर नहीं जा सकते। ये आप इसको लेकर भी कहीं मुझे रोक दिया गया, आप सुप्रीम कोर्ट भी नहीं जा सकते। इसका ई कहता है, यानी कि आर्टिकल 19(1) का सब क्लॉज ई कहता है निर्बाध बसने की स्वतंत्रता आपके पास है, निवास करने की स्वतंत्रता आपके पास है। यानी भारतीय क्षेत्र में कहीं पर भी आपको परमानेंट शिफ्ट होने की आजादी है। आप जमीन खरीदिए, आप रहिए, कोई दिक्कत नहीं, आपको कोई मना नहीं कर सकता, आप भारतीय नागरिक हैं। ठीक है, उसके साथ साथ अगर आप कहीं पर घूमने जाते हैं और आपको कुछ दिनों के लिए ठहरना पड़ता है तो आप निवास भी कर सकते हैं, होटल्स हैं। ठीक है, होटल्स आपको मना नहीं कर सकता कि भाई आप नहीं रुक सकते, रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं सभी में, लेकिन मना नहीं किया जा सकता। ठीक है, आगे कहा गया जी, देखिए यहाँ पर एफ आता है, लेकिन एफ क्या है, एफ हटा दिया गया है। आप जानते हैं कि संपत्ति के अधिकार को भारतीय संविधान में दी गई मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से। और कौन कौन से आर्टिकल हटे थे, आर्टिकल 131 हटा था और एक हटा था आर्टिकल 19(1) का सब क्लॉज एफ। ये दोनों आर्टिकल हटा दिए गए, इसीलिए हमने यहाँ पर एफ नहीं रखा है, संपत्ति का अधिकार था इसलिए उसको हटा दिया गया। आगे कहा गया कोई व्यापार, यानी कि जी में कहा गया कि कोई व्यापार या व्यवसाय करने की स्वतंत्रता आपके पास होगी, क्योंकि भाई आप भारत में रह रहे हैं तो आपको जिंदा हैं तो आपको अपनी आजीविका भी चाहिए। ठीक है, अपना पालन पोषण भी करना है, और पालन पोषण करने के लिए आपको क्या करना होगा कि आप कोई भी व्यापार कर सकते हैं, कोई भी व्यवसाय कर सकते हैं, कारोबार कर सकते हैं, इसकी स्वतंत्रता आपके पास है। लेकिन कोई भी व्यापार या कोई भी कारोबार ऐसा नहीं होना चाहिए जो इलीगल हो। ठीक है, आगे बात की गई है कि भाई हमारे पास क्या है, स्वतंत्रताएं तो हमको मिल गई, लेकिन क्या वो स्वतंत्रताएं एब्सोल्यूट हैं, पूर्ण स्वतंत्रताएं हैं? क्या मौलिक अधिकारों में दी गई जो स्वतंत्रता है, यानी कि जो फ्रीडम है, वो फ्रीडम हमारे पास एब्सोल्यूट है कि नहीं है, या उस पर प्रतिबंध है? तो आर्टिकल 19(2) से आर्टिकल 19(6) में इन अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया गया है। आर्टिकल 19(1) में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। ठीक है, कितने प्रकार की? 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं, और इन 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं पर 6 प्रकार के प्रतिबंध भी हैं। ठीक है, कितने प्रतिबंध भी हैं? तो आर्टिकल 19(2) जो है वो आर्टिकल 19(1) के सब क्लॉज ए में दी गई स्वतंत्रताओं पर प्रतिबंध लगाता है या उनका निर्बंधन करता है। पहला तो ये कहता है कि भारत की सुरक्षा एवं संप्रभुता के लिए आपको बोलने और आपको एक्सप्रेस करने की आजादी छीन ली जा सकती है आपसे। अगर आप किसी व्यक्ति की मानहानि करते हैं या उसके सम्मान को ठेस पहुंचाते हैं तो भी आपको बोलने की आजादी आपसे छीन ली जाएगी। अगर आप न्यायालय की अवमानना करते हैं, ठीक है, न्यायालय का अपमान करते हैं तो भी आपसे ये आजादी छीन ली जाएगी, आर्टिकल छीन लिया जाएगा। अगर आप सार्वजनिक व्यवस्था के विरुद्ध जाते हैं तो भी आपसे यह आर्टिकल छीन लिया जाएगा, स्वतंत्रता ले ली जाएगी। और अगर आप विदेशी राज्य या राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध भारत के हैं और उनके खिलाफ आप कुछ बोलते हैं, उनके साथ विचार संबंध रखते हैं, बेकार रखते हैं, या उनके पक्ष में आप कुछ देते हैं, उन पक्ष में जिनके साथ भारत के संबंध अच्छे नहीं है, तो उनके बारे में भी या उस कंडीशन में भी आपसे ये अधिकार छीन लिया जाएगा। ठीक है, अगली स्वतंत्रता जो कहती है आर्टिकल 19(3) ये प्रतिबंध लगाता है आर्टिकल 19(1) के सब क्लॉज बी में दी गई स्वतंत्रता पर, जो 2 प्रकार की प्रतिबंधों की बात करता है। पहला तो ये कि अगर भारत की सुरक्षा एवं संप्रभुता का मामला है
तो आपको सम्मेलन करने से रोका जा सकता है। सार्वजनिक व्यवस्था के अगेंस्ट है तो उससे भी आपको सम्मेलन करने से रोका जा सकता है। ठीक है, सुरक्षा यानी कि अगर हथियार लेकर जाते हैं तो सुरक्षा का मामला इन्वॉल्व हो जाता है। ठीक है, आप डंडे लेकर जा रहे हैं तो सुरक्षा का मामला इन्वॉल्व हो जाता है। सार्वजनिक अव्यवस्था फैलने की उम्मीद आशा हो जाती है, तो इन पर भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है। ठीक है, आर्टिकल 19(4) प्रतिबंध लगाता है आर्टिकल 19(1) के सब क्लॉज सी पर। ठीक है, जो ये बात करता है कि आप क्या करेंगे, आप समितियां बना सकते हैं, संघ बना सकते हैं, इस प्रकार की स्वतंत्रताएं आपको दी गई है। तो इसमें भी कुछ प्रतिबंध है कि भाई भारत की सुरक्षा एवं संप्रभुता के लिए आप क्या कर सकते हैं कि प्रतिबंध लगाया जा सकता है, सार्वजनिक व्यवस्था के लिए प्रतिबंध लगाया, सदाचार के लिए प्रतिबंध लगाया जा सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं आर्टिकल 19(5) की। आर्टिकल 19(5) जो लगाता है 2 अधिकारों पर प्रतिबंध लगाता है। पहला तो आर्टिकल 19(1) का सब क्लॉज डी और सब क्लॉज ई। ठीक है, निर्बाध यानी कि घूमने की आज़ादी और बस जाने की आज़ादी की बात करता है। ठीक है, इसमें यह कहा गया है कि अगर साधारण जनता के हित में कोई मामला हो तो क्या होगा, प्रतिबंध लगाया जा सकता है। अगर प्रतिबंध लगाना अगर जनता के हित में है तो प्रतिबंध लगाया जा सकता है, वरना कोई जरूरत नहीं है। जैसे भाई हमने सुरक्षा की बात की थी, हमने ये कहा था कि आप वहां पर नहीं जा सकते जहां पर सरकार ने प्रतिबंध लगाया हुआ है। जिन जगहों पर प्रतिबंध है, आप ये नहीं कह सकते आप राष्ट्रपति भवन में बिना अपॉइंटमेंट के घुस जाएं कि भाई नहीं हम तो जाकर रहेंगे, राष्ट्रपति तो हमारे चाचा हैं, हमारे भतीजे हैं, ठीक है, हमारे दादाजी हैं। तो उस कंडीशन में आपके पास परमिशन भी तो होनी चाहिए कि मैं राष्ट्रपति भवन जा रहा हूँ। या उसके साथ साथ आप जू गए और कहा कि मुझे इसके पिंजरे में भेजो शेर के, मुझे इससे हाथ मिला कर आना है, मुझे हैंडशेक करके आना है। ठीक है, अबे तुम्हारा हैंडशेक के बजाय तुम्हारी गर्दन पकड़ के मरोड़ देगा, वो खा जाएगा। ठीक है, और उसी के साथ साथ कहा है किसी अनुसूचित जाति जनजाति के संरक्षण के लिए ऐसा करने से रोका जा सकता है। ठीक है, अगर आपको कहीं पर बसने की आज़ादी है, ठीक है, बसने की आज़ादी है, तो बसने की आज़ादी ऐसा नहीं हो सकता कि आप अनुसूचित SC ST की जगह पर आप जाकर बस जाएं या उनके अधिकारों का हनन कर दें, ऐसा नहीं हो सकता। उसके आधार पर प्रतिबंध आप पर लगाए जा सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि आर्टिकल 19 में दी गई जितनी भी प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं वो प्रतिबंधित हैं, वो रिस्ट्रिक्टेड है, पूर्ण स्वतंत्रता नहीं है, सीमित है। ठीक है, यानी कि लिमिटेड है। अगर आपको रोका जाएगा तो रोका जाएगा, लेकिन साधारण परिस्थितियों में नहीं रोका जा सकता, असाधारण परिस्थितियों में रोका जा सकता है। ठीक है, अगला आर्टिकल 19(6) ये कहता है कि आर्टिकल 19(1) के सब क्लॉज जी पर प्रतिबंध लगाने की बात करता है कि अगर कोई मामला प्रतिबंध लगाना जनता के हित में हो तो लगाया जा सकता है। ठीक है, किसी वृत्ति या व्यापार के लिए तकनीकी योग्यताएं निर्धारित करने के लिए प्रतिबंध लगाया जा सकता है। ठीक है, उसके साथ साथ ये कहा जा सकता है जो कार्य अनैतिक हो उन कार्यों को करने से रोका जा सकता है, जैसे महिलाओं के लिए या बच्चों को खतरनाक कार्यों में लगाना या उन्हें रोजगार देना, इस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि भाई मान लेते हैं कि आप डॉक्टर नहीं है, आप MBBS नहीं है, आपके पास MBBS की डिग्री नहीं है, लेकिन आपको ये अधिकार तो है कि आप हॉस्पिटल खोल लें। लेकिन हॉस्पिटल खोलने के लिए आपको स्टाफ चाहिए होगा, डॉक्टर चाहिए होंगे, लेकिन वो डॉक्टर MBBS होने चाहिए, तभी आपको परमिशन मिल जाएगी। ठीक है, यानी कि योग्यताएं तय की जा सकती है, तकनीकी योग्यताएं तय की जा सकती है। ये कहा जा सकता है कि अगर ये फलाना, अगर आपको डेंटिस्ट के पास जाना है, यानी कि आपको अगर अपना दांत दिखाना है, टीथ दिखाना है, तो आप डेंटिस्ट के पास ही जाएंगे, योग्यता है ये। ठीक है, इसके अलावा कोई अलग प्रावधान नहीं है। ऐसा नहीं आप जनरल जो सर्जन है या जनरल जो डॉक्टर है उनके खिलाफ उनके पास चले जाएं कि भाई मेरा दांत ठीक करो। गांव में ऐसा होता है कि झोला छाप डॉक्टर होता है, आप उनके पास चले जाते हैं, उनके पास हर चीज़ का इलाज होता है। कहते हैं कि भाई दांत में दर्द है, ये वाली दवाई खाओ, आपको बुखार है, ये वाली दवा खाओ। बुखार में भी वो 4-5 दवाइयाँ दे देते हैं कि चलो भाई ठीक है दे दो, है ना। तो इस प्रकार के निर्धारित किए जा सकते हैं, लेकिन खतरनाक कार्य जो इलीगल वर्क है या इलीगल बिजनेस है उनको आप नहीं कर सकते, इस प्रकार के प्रतिबंध लगाए जाते हैं। ठीक है, अब आते हैं आर्टिकल 20 की तरफ। ठीक है, आर्टिकल 19 खत्म हुआ। ठीक है, आर्टिकल 20 कहता है अपराध व दोष सिद्धि से संरक्षण की बात करता है, यानी कि एक तो अपराध और दोष सिद्ध से संरक्षण आपको प्रदान करता है। इसका मतलब यह है कि किसी भी अभियुक्त या दोषी करार व्यक्ति, यानी कि वही ऐसा व्यक्ति जिस पर संदेह है कि आपने अपराध किया है, और ऐसा कोई व्यक्ति जिसका दोष सिद्ध हो गया हो, करार हो गया हो, वो नागरिक भी हो सकता है, कोई विदेशी व्यक्ति हो सकता है, कोई कंपनी हो सकती है, या कोई कानूनी व्यक्ति हो सकता है, उसके विरुद्ध मनमाने दंड से संरक्षण प्रदान करता है। मान लेते हैं कि कोई अपराधी है, कोई अपराधी हो सकता है, अपराध हो सकता है, तो इस अपराध को अपने मनमाने ढंग से कोई भी व्यक्ति सजा नहीं दे सकता। पुलिस ने अगर आपको अरेस्ट किया तो पुलिस अरेस्ट करके आपको कहाँ लेकर जाती है, न्यायाधीश यानी मजिस्ट्रेट के पास, दंडाधिकारी के पास लेकर जाती है। 24 घंटे के अंदर पुलिस आपको सजा नहीं देती है, पुलिस आपको अरेस्ट करती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कहा गया कि ये पुलिस इस पर ये नहीं कह सकती कि भाई तुमने तो अपराध किया है, तुम्हें तो मार मार के जान ले लेनी चाहिए, तुम्हारी पुलिस कस्टडी में मार देना चाहिए तुमको, ऐसा नहीं हो सकता।
अगर इसको सजा दी जाएगी तो सजा या दंड दिया जाएगा तो दंड भी कानून के हिसाब से जो लिख दिया गया है आईपीसी में, यानी आईपीसी या फिर सीआरपीसी में जो लिख दिया गया है उसमें जो व्यवस्थाएं की गई हैं उसके हिसाब से जो कहते हैं कि सजाएं हैं उसी के हिसाब से इनको सजा दी जाएगी। और इस संबंध में आर्टिकल 20 में 3 प्रकार की व्यवस्थाएं की गई हैं। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की व्यवस्थाएं की गई। पहली व्यवस्था तो ये की गई है कि भाई आर्टिकल 20 का क्लॉज 1 ये कहता है कि भूतलक्षी दंडिक विधियों से संरक्षण होना चाहिए। मतलब ये कि इसमें स्पष्ट तौर पर यह कहा गया है कि अगर अपराध से संबंधित राज्य कोई कानून का निर्माण करेगा, यानी कोई राज्य कोई कानून बनाएगा जो अपराध से संबंधित हो, तो उसका जो स्वरूप है, उसका जो नेचर है, उसका नेचर भविष्यलक्षी होना चाहिए, भूतलक्षी नहीं। मतलब ये कि अगर कोई कानून बनाया जा रहा है आज की डेट में तो वो कानून अगले आने वाले समय के लिए होना चाहिए, ना कि पिछले वाले समय के लिए। अब बैक डेट में जाकर कोई आपराधिक कानून नहीं बना सकते। अर्थात इसको कहते हैं कार्योत्तर विधि का सिद्धांत। क्या कहते हैं? कार्योत्तर विधि का सिद्धांत। मतलब ये कि कार्य के संपादित हो जाने के पश्चात विधि का निर्माण करके उसे अपराध घोषित नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसको ऐसे समझे कि मान लेते हैं अभी तक हत्या को लेकर, सपोज करते हैं हत्या को लेकर कोई मामला, कोई कानून नहीं है भारत में। ठीक है, कोई कानून नहीं है। और अगर कोई व्यक्ति किसी की हत्या कर देता है तो अगर कोई कानून नहीं है तो अपराध भी नहीं है हत्या करना। ठीक है, और जब अपराध नहीं है तो सजा भी नहीं दी जा सकती। तो ऐसा नहीं हो सकता कि इस व्यक्ति ने हत्या कर दी है और आज हम कानून बनाएं, कल इसने हत्या की, 10 दिन के बाद हमको पता चल रहा है कि भाई हत्या हुई है, इसको क्या सजा मिलनी चाहिए। तो 10 दिन पहले हम इसी व्यक्ति को अपराध यानी कानून बनाकर 10 दिन बाद पहले किए गए हत्या को हम अपराध घोषित नहीं कर सकते। ठीक है, मान लेते हैं कि अभी क्या होता है, आपने बहुत एआई का नाम सुना होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आज क्या हो रहा है कि किसी भी महिला के या किसी भी व्यक्ति के कपड़ों को निकालकर उसकी न्यूड फोटो बना दी जा रही है और अपलोड कर दी जा रही है। ठीक है, साइबर अटैक होते हैं, हालांकि ये अपराध हैं सारे साइबर अटैक। ठीक है, मान लेते हैं ऐसा होता है, सपोज ऐसा करते हैं कि भाई अभी तक क्या होता है कि अगर आपने किसी को गाली दी है तो इसने इतने से मामले में कोई व्यक्ति लड़ाई तो कर सकता है लेकिन थाने नहीं पहुंच सकता कि भाई इसने मेरे को गाली दी है। लेकिन किसी की मानहानि तो हुई है, किसी का आत्मसम्मान पर ठेस तो पहुंची है, किसी को बुरा लग सकता है कि भाई मुझे गाली क्यों दी है। तो क्या आप गाली देने के ऊपर आप थाने पहुंचते हैं कि भाई मुझे क्या करना है कि मुझे एक एफआईआर लिखवानी है क्योंकि उस व्यक्ति ने क्या करना है, मुझे गालियां दी है, एफआईआर लिखवाई आपने। तो बोला क्या पगला गया है, गाली देकर भी अपराध, बताओ क्या करें इसका व्यक्ति का। लेकिन मान लो अगर सरकार कानून बना दे कि भाई आज के बाद से जो व्यक्ति किसी को गाली देगा उसे 6 महीने की या 6 माह की जेल होगी। आप गाली दिखाओ, आप गाली दे के दिखाओ। पहले गाली दे दी, यानी आज कोई कानून बना, कल तक आप गाली दे सकते थे, कोई दिक्कत वाली नहीं थी, कि अब नहीं दे सकते। आप देंगे तो ये व्यक्ति कहाँ पहुंच जाएगा, थाने पहुंच जाएगा। भाई यहाँ ले चला जाएगा कि मुझे इस व्यक्ति ने गाली दी है, इसको मैं तो 6 महीने की जेल करा के ही मानूंगा। ठीक है, ये सिर्फ आपराधिक मामले में है, क्योंकि अगर सरकार कार्योत्तर विधि का सिद्धांत ये कहता है कि अगर आज किसी ने अपराध किया है ना, तो अगर पहले से कोई कानून बना हुआ है उस अपराध के मामले में तो उस अपराध कानून के हिसाब से उसको सजा दी जा सकती है। लेकिन आज किए गए अपराध को लेकर आने वाले कल में अगर आप कानून बनाते हैं तो अपराध नहीं माना जाएगा। इसलिए कहा गया कार्योत्तर विधि का सिद्धांत कहता है कि कार्य के संपादित हो जाने के पश्चात, संपादित का मतलब पूरा हो जाने के पश्चात विधि निर्माण करके उसे अपराध घोषित नहीं किया जा सकता। ठीक है, यह अपराध के मामले में है। लेकिन नोट यहां पर यह कहता है कि अगर संविधान राज्य को यह शक्ति देता है, मतलब ये कि संविधान राज्य को यह अधिकार देता है कि आर्थिक मामलों पर, कैसे मामलों पर, आर्थिक मामलों पर राज्य भूतलक्षी कानून बना सकता है। यानी कि आपराधिक मामलों में, क्रिमिनल जो मामले हैं उन मामलों में बैक डेट में जाकर कानून नहीं बनाया जा सकता। लेकिन अगर कोई फाइनेंशियल मामला है, कोई आर्थिक मामला है, तो आर्थिक मामले में जाकर, यानी आर्थिक मामले के संबंध में बैक डेट में जाकर कानून बनाया जा सकता है। संविधान राज्य को यह अधिकार देता है। ठीक है भाई, अब आता है आर्टिकल 20 का क्लॉज 2। आर्टिकल 20 का क्लॉज 2 ये कहता है दोहरे दंड से संरक्षण व्यक्ति को मिलना चाहिए। दोहरे दंड से संरक्षण, इसका सीधा सा ये मतलब है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से ज्यादा बार दंडित नहीं किया जा सकता। ठीक है भाई, मतलब ये कि अगर किसी व्यक्ति ने अपराध किया है, एक मर्डर किया, तो उसे सजा भी एक ही बार होगी। अब ऐसा नहीं हो सकता कि भाई दोबारा इसको सजा, इसी अपराध में दोबारा सजा दे दी जाए।
ठीक है, दंडित यानी सजा करना या पनिशमेंट देना। ठीक है भाई। आर्टिकल 20 का क्लॉज 1 क्या कहता है कि कानून जो भी बनाया जाएगा वो भविष्य के लिए बनाया जाएगा। किसके लिए? भविष्य के लिए बनाया जाएगा, ना कि भूतकाल के लिए। ठीक है, आगे ये कहा गया आर्टिकल 20 का क्लॉज 2 ये कहता है कि अगर कानून बनाया जा रहा है तो वो व्यक्ति को एक बार ही सजा की व्यवस्था कर सकता है, दोबारा सजा नहीं दे सकता। यानी एक ही मामले में, एक ही अपराध में अगर किसी व्यक्ति को सजा दी जाती है तो वो एक बार ही दी जा सकती है, दूसरी बार या दोबारा या एक से ज्यादा बार सजा नहीं दी जा सकती। ये आर्टिकल 20 का क्लॉज 2 कहता है। और आर्टिकल 22 का क्लॉज 3 ये कहता है कि अपने ही विरुद्ध गवाही देने से संरक्षण व्यक्ति को प्राप्त होना चाहिए। मतलब आपको अरेस्ट किया गया, कोई भी व्यक्ति, कोई भी पुलिस या कोई भी न्यायिक अधिकारी आपसे ये नहीं कह सकता कि भाई आपने अपराध किया है, कबूल करो। ठीक है, आपने अपराध किया है, हमें अपने साक्ष्य दो कि आपने अपराध किया है, अपने खिलाफ सबूत दो हमें। ठीक है, इसलिए कहा गया कि किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध यानी अपने खुद के विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए विवश या बाध्य नहीं किया जा सकता। दोस्तों एक मामला था, इस बहुत ही फेमस मामला था इसके संबंध में। मामला ये था कि लगभग 2004 या 2008 के आसपास किसी बच्ची का, एक छोटी सी बच्ची थी, कुछ महीने की या कुछ साल की बच्ची थी, वह छोटी बच्ची थी, उसका रेप हुआ। ठीक है, और ऐसा माना जाता है कि जिस व्यक्ति ने रेप किया था वो शायद कोई सरदार था या कौन था, नॉट श्योर कौन था वो व्यक्ति, नाम मैं नहीं लेना चाहूंगा, ना ही मैं किसी पर्टिकुलर रिलीजन की बात कर रहा हूँ, ना ही मैं किसी धर्म या जाति की बात कर रहा हूँ। एक व्यक्ति था, मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति था, ए नाम का कोई व्यक्ति था, इसने इस बच्ची का रेप किया। ठीक है, इस बच्ची को जब दर्द हुआ होगा तो इसके हाथ में यानी इस बच्ची के हाथ में कुछ बाल थे, उसने मतलब कस के पकड़ा होगा बालों को या किसी भी चीज को, तो उस बच्ची के हाथ में बाल रह गए। ठीक है, और जब ये शिनाख्त की गई कि भाई देखा गया उस बच्ची का, पता चला कि भाई रेप हो गया, खून से लथपथ बच्ची पड़ी हुई है। ठीक है, और रेप करके उसका मर्डर कर दिया गया। मर्डर क्या, मरी जाती बेचारी बच्ची, छोटी कितनी होती है, लोगों को शर्म तो आती नहीं है कि कैसा कैसा ये क्या क्या काम करते हैं लोग। क्या बोलूँ बस मैं अब आगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जब ये शिनाख्त पुलिस ने पकड़ा तो ये बाल देखने के लिए इस व्यक्ति को अरेस्ट किया गया, अरेस्ट कर लिया गया, पता चल ही जाता है कि इसने रेप किया है। ठीक है, तो इस व्यक्ति ने कानून के यानी संविधान के आर्टिकल 20 के क्लॉज 3 का प्रयोग किया, और जिसमें बात करता है कि अपने ही विरुद्ध गवाही नहीं दी जा सकती, साक्ष्य नहीं दिए जा सकते। ठीक है, अदालत ने, पुलिस ने इससे कहा कि भाई अपना डीएनए सैंपल हमें दो, हमें बच्ची के हाथ से जो बाल मिले हैं उसका डीएनए और आपके डीएनए को मैच करना है। इस व्यक्ति ने साफ इनकार कर दिया, मना कर दिया कि मैं अपना डीएनए नहीं दूंगा, क्योंकि मेरे पास आर्टिकल 20 का क्लॉज 3 के अनुसार यह संरक्षण प्राप्त है कि मैं अपने ही खिलाफ किसी भी प्रकार का कोई साक्ष्य आपको ना दूं। अब अदालत के मन में आया कि भाई क्या किया जाए, ये तो बिल्कुल सही कह रहा है। ठीक है, तो इस कंडीशन में ये कहा जा सकता है कि भाई ऐसा होता है, यानी कि कमियां तो हैं, इसको हम कमियां, इसको देखो, लोगों के भविष्य के लिए या लोगों के आने वाले समय टाइम पीरियड के लिए लोगों को ऐसे अपराध से बचाना था या लोगों को गलत सजा से बचाना इसका प्रावधान था, या इसका जो भी उद्देश्य रहा हो इस आर्टिकल का रखने का, ये हो सकता है कि भाई कोई भी किसी भी निर्दोष व्यक्ति को सजा नहीं होनी चाहिए। अदालत भी कहती है कि भले ही 10 लोग छूट जाए लेकिन एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन यहां पर इसका लोग मिसयूज करने लगे। तो आर्टिकल 20 का क्लॉज 3 कहता है कि अपने ही विरुद्ध साक्ष्य देने से किसी भी व्यक्ति को बाध्य नहीं किया जाएगा। ठीक है, अब आता है आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 क्या कहता है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात करता है। ठीक है, जो कहता है कि किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से विधि की स्थापित प्रक्रिया द्वारा ही वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। मतलब ये कि अगर हमें किसी व्यक्ति के प्राण लेने हो, जान लेनी हो, तो विधि यानी कानून में जो बताया गया है उसी के हिसाब से इस व्यक्ति के प्राण लिए जा सकते हैं। अगर उसके खिलाफ अगर ऐसा कोई जाता है, मान लो तो मैं किसी व्यक्ति की हत्या कर दूं, तो वो कानून में तो लिखा नहीं गया, मुझे अधिकार नहीं दिया गया कि मैं इस व्यक्ति को मारूं या ना मारूं, तो मेरे पास सजा का प्रावधान है, मुझे क्या हो सकती है? सजा हो सकती है। ठीक है, और विधि की स्थापित प्रक्रिया यानी कि विधि में जो लिख दिया गया, जो स्थापित है उसी के अनुसार, जैसे फांसी की सजा है तो फांसी की सजा किसी व्यक्ति को ये नहीं कहा जा सकता कि भाई हमारे पास आर्टिकल 21 है, क्योंकि उसमें लिखा गया है कि अगर किसी व्यक्ति ने कोई ऐसा अपराध किया है कि मृत्युदंड उसको दिया जाए तो दिया जा सकता है, उसके प्राण से वंचित उसे किया जा सकता है। ठीक है, और विधि की स्थापित प्रक्रिया क्या है कि न्यायपालिका केवल कानून के शब्दों की व्याख्या करेगी, कानून में जो लिखा गया है उसी के आधार पर सजा दी जाएगी, उसके पीछे क्या भाव है, क्या सेंस है, उस बात को नहीं देखा जाएगा, और ऐसी व्यवस्था भारत में है।
लेकिन विधि की उचित प्रक्रिया भी है जो अमेरिका में है। विधि की उचित प्रक्रिया ये कहती है, इसका बिल्कुल विधि की स्थापित प्रक्रिया के बिल्कुल अपोजिट है। ये कहता है कि न्यायपालिका कानून के शब्दों के साथ साथ, यानी कानून के शब्दों की व्याख्या तो करेगी, उसके साथ साथ उसके पीछे क्या सेंस है उस बात की व्याख्या भी अदालत करेगी, न्यायपालिका करेगी। ये अमेरिका में होता है, हमारे यहाँ नहीं होता। ठीक है, अब क्या मामला है कि भाई देखो, आर्टिकल 21 को लेकर, आर्टिकल 21 स्वतंत्रता की बात करता है। आर्टिकल 21 में बहुत सारी हमें स्वतंत्रताएं दी गई हैं। आर्टिकल 21 इसको राइट टू लाइफ भी कहा जाता है, मतलब ये आपको जीवन जीने का अधिकार को भी रखा गया है। ठीक है, क्या होता है कि जीवन जीने का अधिकार भी आपके पास होना चाहिए। अब जीवन जीने के अधिकार के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं। अब जैसे ही मामला सुप्रीम कोर्ट के समक्ष गया, सुप्रीम कोर्ट के साथ में पास में ये मामला जाता है कि भाई जीवन जीने का अधिकार क्या है या जीवन का अर्थ क्या है। आर्टिकल 21 ये कहता है कि भाई आपको राइट टू लाइफ है, यानी जीवन का अधिकार है, जीवन जीने का अधिकार है। तो वो जीवन होगा कैसा, है ना, किस प्रकार का जीवन है वो? क्या सिर्फ जिंदा रहना जीवन है? क्या जीवन जो अर्थ है, क्या उसमें केवल जिंदा रहना, व्यक्ति का सांस लेना ही उसका अर्थ है, या उसके अलावा भी कुछ और है? तो 1950 में इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक मामला जाता है, ए.के. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। ठीक है, यानी ए.के. गोपालन वर्सेस मद्रास राज्य का एक मामला 1950 में सुप्रीम कोर्ट के पास जाता है। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में आर्टिकल 21 में जो जीवन का अर्थ बताया गया है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि व्यक्ति अगर केवल जिंदा है, व्यक्ति केवल जिंदा है तो वही जीवन का अधिकार है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तौर पे यह कहा कि इस मामले में अनुच्छेद 21 में जीवन का अर्थ केवल जिंदा रहने तक सीमित कर देता है। ठीक है भाई, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि अनुच्छेद 21 में जीवन का जो अर्थ है वो केवल जिंदा रहने तक है। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने इसका दायरा बढ़ाया नहीं बल्कि सीमित कर दिया। मतलब ये कि अगर व्यक्ति सांस ले रहा है, ठीक है, तो वो जिंदा है, तो वो उसके जीवन के अधिकार में आएगा, तो वो उसका जीवन का अर्थ है। ठीक है, बाकी जीवन जीने के लिए उसे जिन भी चीजों की आवश्यकता, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। अगर व्यक्ति सांस ले रहा है, अगर वो जिंदा है, तो इसका मतलब है कि आर्टिकल 21 में उसे जीवन का अर्थ मिला हुआ है, जीवन का अधिकार उसको मिला हुआ है। उसके बाद 1978 में एक और मामला सुप्रीम कोर्ट के समक्ष जाता है, मेनका गांधी वर्सेस भारत संघ राज्य। ठीक है भाई, अब जैसे ही मामला सुप्रीम कोर्ट के पास 1978 में गया, सुप्रीम कोर्ट ने 1950 में जो निर्णय दिया था वो इस मामले में, यानी 1978 के मामले में अपने निर्णय को बदल दिया और कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने अपने पूर्व के निर्णय को बदलते हुए कहा कि अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन का अर्थ जीवित रहने तक सीमित नहीं है, बल्कि मानवीय जीवन का अर्थ गरिमापूर्ण जीवन जीने से को माना और इसकी व्यापकता को विस्तारित करते हुए कुछ अधिकारों को इसमें शामिल किया। मतलब ये कि सुप्रीम कोर्ट ने 1950 में जिंदे रहने तक जो जीवन का अर्थ सीमित कर दिया था, 1978 में उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने बदला और आर्टिकल 21 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने उसके दायरे को और विस्तारित कर दिया और यह कहा कि व्यक्ति का जीवन, यानी आर्टिकल 21 के अंतर्गत जो राइट टू लाइफ है, यानी जीवन जीने का जो अधिकार है, वो केवल जिंदा रहना नहीं है। एक मानवीय जीवन का अर्थ है गरिमापूर्ण जीवन जीना, एक सम्मानपूर्ण जीवन जीना। अब जितने भी कार्य आते हैं, जितने भी अधिकार व्यक्ति को सम्मानपूर्वक जीने के लिए चाहिए, वो सभी अधिकारों को सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 में समाहित कर दिया और ये कहा कि व्यक्ति को अधिकार है गरिमापूर्ण जीवन जीने का, व्यक्ति को अधिकार है कि सम्मानपूर्ण वो जीवन जिए। अगर उसके सम्मानपूर्ण जीवन जीने के लिए उन्हें किन चीजों की आवश्यकता है तो वो उसे मिलनी चाहिए। ठीक है, इसका मतलब सिर्फ वो जिंदा है, सांस ले रहा है, वो काफी नहीं है, उसे और भी तो सुविधाएं दी जाए, उसे एजुकेशन भी तो दी जाए। ठीक है, उसके साथ साथ उसे वो सभी अधिकार दिए जाने चाहिए जिससे वो एक स्वतंत्र जीवन जी सके, एक गरिमापूर्ण, एक सम्मान के साथ जीवन जी सके। ठीक है, तो इन सभी चीजों को देखते हुए 1978 में मेनका गांधी वर्सेस भारत संघ के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 में कुछ अधिकारों की घोषणा की, कुछ अधिकारों को जोड़ा। अब जानते हैं कि वो अधिकार कौन कौन से हैं। बहुत सारे अधिकारों को शामिल किया गया था आर्टिकल 21 में, जिसमें से पहला है जीवन की रक्षा का अधिकार, यानी व्यक्ति जिंदा है तो उसके जीवन का, अपने जीवन की रक्षा करने का अधिकार उसके पास होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति मेरे सामने खड़ा है और मेरे ऊपर बंदूक तानी हुई है और मैं देखता रहूं कि भाई मार दो, हमारे पास तो अधिकार ही नहीं है। सेल्फ डिफेंस का मामला आता है कि अगर आपके पास, आपको लगता है कि वो व्यक्ति मुझे मार देगा, तो आप अपनी सेल्फ डिफेंस में, अपनी आत्मरक्षा में उस व्यक्ति की हत्या तक कर सकते हैं। आपको प्राइवेसी का अधिकार है, निजता का अधिकार आपके पास है।
आपको स्वस्थ रहने का अधिकार आपके पास है, आपको आश्रय यानी रहने का अधिकार आपके पास है, अकेले कारावास में बंद होने के अधिकार के विरुद्ध अधिकार आपके पास है। मतलब ये कि अगर आपको अरेस्ट किया गया है और आपको अकेले किसी कारावास में रखा जा रहा है तो आप मना कर सकते हैं कि भाई नहीं, मुझे एक बंदा और चाहिए साथ के लिए, मैं तो पागल हो जाऊंगा यहाँ पर रह के। समझ रहे भाई? तो आप अकेले कारावास में बंद नहीं हो सकते, इसके विरुद्ध भी आपका अधिकार। अगर ऐसा किया जाता है तो आपके आर्टिकल 21 का उल्लंघन है। ठीक है, किसका उल्लंघन है? आर्टिकल 21 का उल्लंघन है। उसी के साथ आर्टिकल अगला कहता है कि निःशुल्क कानूनी सहायता का अधिकार भी आपके पास है। मान लेते हैं आपका कोई केस चल रहा है, ठीक है, केस चल रहा है, आपके पास वकील को हायर करने के लिए यानी एडवोकेट को हायर करने के लिए पैसा नहीं है, तो न्यायपालिका आपसे पूछती है कि भाई आपको वकील चाहिए, अब हम आपको क्या वकील देंगे? सरकारी वकील देंगे, वो आपका केस लड़ेगा, आपको कोई फीस नहीं देनी। ठीक है, आपको अदालत ये भी मौका देती है कि अगर आपको सरकारी वकील नहीं चाहिए, आपको प्राइवेट वकील रखने के पैसे नहीं है, तो आप अपना केस खुद भी लड़ सकते हैं, आप अपना वकील खुद बन सकते हैं, ये अधिकार भी आपके पास है। ठीक है, गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार आपके पास है, यानी कि सम्मानपूर्ण जीवन जीने का अधिकार आपके पास है। हानिकारक उद्योगों के विरुद्ध आपको सुरक्षा का अधिकार आपके पास है, यानी कि अगर आपको हानिकारक कार्यों में लगाया जाता है तो उसमें हानि अगर होती है तो उसकी सुरक्षा का अधिकार भी आपके पास है। आप कह सकते हैं कि भाई मुझे तो सिक्योरिटी चाहिए। ठीक है, उसके साथ साथ ये भी कहा गया स्वच्छ पर्यावरण में जीने का अधिकार आपके पास है, यानी एक साफ सुथरा पर्यावरण में रहने का आपका अधिकार है। आप गंदगी में अगर रहते हैं तो सरकार से ये कह सकते हैं भाई गंदगी है, साफ करवाओ, हम नहीं पता। सफाई कर्मचारी रखती है सरकार, रखती है कि नहीं रखती? तो भाई इसका मतलब ये है, सरकार अगर आपको सफाई कर्मचारी रख के दे रही तो इसका मतलब है कि आपके पर्यावरण के उसको पता है कि आपके अधिकार है सफाई में रहना, सुरक्षा में रहना, स्वच्छ पर्यावरण में रहना आपका अधिकार है। प्रदूषण रहित जल और वायु में जीने का आपको अधिकार है, यानी कि आपको एक ऐसे समाज में जीने का अधिकार है जहां पर स्वच्छ पर्यावरण हो, प्रदूषण रहित जल हो यानी शुद्ध जल हो और शुद्ध वायु हो, हवा हो, उसमें आज आपको जीने का अधिकार है। ठीक है भाई, अगला कहता है कि आपको यानी कि सभी बच्चे जो जिनकी उम्र 14 वर्ष से कम है उन सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है, ये भी आपका मौलिक अधिकार। ठीक है भाई, आगे कहा गया कि त्वरित सुनवाई का अधिकार आपके पास है, यानी कि तुरंत सुनवाई होनी चाहिए। हथकड़ी लगाने के विरुद्ध आपके पास अधिकार है। देर से फांसी के विरुद्ध आपको अधिकार है, यानी कि अगर आपकी फांसी में देरी हो रही है तो आपके आर्टिकल 21 का उल्लंघन माना जाता है। आर्टिकल आपके जीवन के अधिकार का उल्लंघन माना जाता है अगर आपको देर से फांसी दी। मान लो आपको कहा गया कि कल सुबह आपको फांसी दी जाएगी, लेकिन फांसी आपकी 10 दिन तक भी नहीं हो रही है, तो इसका मतलब है कि आपके अधिकार का उल्लंघन है। ठीक है, अमानवीय व्यवहार के विरुद्ध आपका विरुद्ध अधिकार है कि अगर कोई व्यक्ति, सामने वाले व्यक्ति आपके साथ अमानवीय व्यवहार करता है तो उसके विरुद्ध भी आप अदालत जा सकते हैं। ठीक है, विदेश यात्रा करने का अधिकार आपके पास है। बंधुआ मजदूरी करने के विरुद्ध आपके पास अधिकार है। हिरासत में अगर आपके साथ शोषण होता है तो उसके विरुद्ध भी आपके पास अधिकार है। आपातकाल यानी इमरजेंसी में चिकित्सा सुविधा यानी मेडिकल फैसिलिटीज पाने का अधिकार आपके पास है। सरकारी अस्पतालों में समय पर उचित इलाज पाने का अधिकार भी आपके पास है। ठीक है, यानी कि सरकारी अस्पतालों में समय पर, यानी कि अगर आपको जरूरत है, इंस्टेंट जरूरत है, तो उसमें भी आपको उचित इलाज दिया जाएगा, ये भी आपका अधिकार है। निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार आपके पास है। ठीक है, यानी कि न्यूट्रल वे में अगर सुनवाई होती है कि भाई एक अलग अलग पक्षों को बराबर हिस्से से देखा जाता है, वहां पर भी ये सारी चीजें हैं। ठीक है, आगे ये कहा गया कि आपको यानी कि कैदी के लिए जीवन की आवश्यकताओं का अधिकार है। मतलब कोई व्यक्ति कैदी है और उसके जीवन जीने के लिए जिन भी आवश्यकताओं की जरूरत है, एक खाना उसको चाहिए, रहना उसको चाहिए, और बाकी जितनी भी आवश्यकताएं हैं उन आवश्यकताओं की पूर्ति करना भी आपके पास अधिकार है, और ये कर्तव्य होगा कि उनको पूर्ति की जाए। ये अगर ऐसा नहीं होता है तो कैदी के आर्टिकल 21 का उल्लंघन माना जाता है। ठीक है, महिलाओं के साथ आदर और सम्मानपूर्ण व्यवहार करने का अधिकार है। ठीक है, सार्वजनिक फांसी के विरुद्ध अधिकार है, यानी कि किसी भी व्यक्ति को सामाजिक रूप में या पब्लिकली फांसी नहीं दी जा सकती, उसको लटकाया नहीं जा सकता, उसको चौराहे पर नहीं लटकाया जा सकता, उसे समाज के सामने बिल्कुल फांसी पर नहीं लटकाया जा सकता, इसके विरुद्ध भी अधिकार है। ठीक है, पहाड़ी क्षेत्रों में मार्ग पाने का अधिकार है आपके पास, कि अगर आप कहीं पर पहाड़ों में रह रहे हैं तो आपको रास्ते की आवश्यकता है, आने जाने के लिए आवश्यकता है, तो आपके पास रास्ता पाने का भी अधिकार है, मार्ग पाने का अधिकार है। सूचना का अधिकार आपके पास है, राइट टू इंफॉर्मेशन, RTI आप जानते हैं, राइट टू इंफॉर्मेशन। ठीक है, RTI का मतलब है कि आप यहीं किसी से भी सूचना प्राप्त कर सकते हैं, सरकारी डिपार्टमेंट से सूचना प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, पारिवारिक पेंशन पाने का अधिकार आपके पास है। सामाजिक एवं आर्थिक न्याय एवं सशक्तिकरण भी आपका आर्टिकल 21 के तहत आपको अधिकार प्राप्त है। शयन यानी सोने का अधिकार आपके पास है। अवसर यानी अपॉर्चुनिटी पाने का अधिकार आपके पास है। शोर प्रदूषण से मुक्ति पाने का अधिकार आपके पास है। ठीक है, यानी कि अगर कहीं पर शोर हो रहा है तो उसके विरुद्ध भी आप कंप्लेन कर सकते हैं। भाई आपने देखा होगा कि मस्जिदों और मंदिरों में से ये सारी चीजें क्यों हटाई गई, वहां से लाउड स्पीकर को क्यों हटाया गया?
कहाँ पर, यानी कि भाई व्यक्ति को शोर हो रहा है, दिक्कत हो रही है, सुबह सुबह लोग 5 बजे सो रहे हैं और 5 बजे देखो तो गंगा यमुना सरस्वती के वो चल रही हैं या नमाज हो रही है, ठीक है, अजान हो रही है, मंदिरों में गाने बज रहे हैं, भजन बज रहे हैं। तो इनसे भी क्या है कि प्रदूषण होता है भाई, हमारे अधिकार का उल्लंघन है, हमें नींद खराब हो रही है। एक तो ये कि शोर हो रहा है, वो अलग बात है। दूसरी बात ये कि उनकी बाधा, सोने की बाधा में उत्पन्न हो रही है, सोने में बाधा उत्पन्न हो रही है, भाई नींद नहीं ले पा रहे हम। तो ये दोनों अधिकार हैं जिनकी वजह को देखते हुए सरकार ने क्या कहा था कि भाई मंदिर और मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटा दी जाए, क्योंकि दिक्कत हो रही है। किसी व्यक्ति का एग्जाम है, वो पढ़ रहा है, पढ़ क्या कर गया, उसको गाने की आवाज आ रही है बहुत तेज से कि भाई क्या करे, उसका घर मंदिर के पास में है और मंदिर में रेडियो बज जा रही है 5 बजे। किसी का घर मस्जिद के पास में, मस्जिद में देखो तो अजान होने लग जाती है। अब वो पढ़े तो पढ़े क्या, कैसे पढ़े? तो उसके इन अधिकारों को देखते हुए उनको अधिकार, ये जो सभी प्रकार के 30 अधिकार हमने देखे, फिलहाल 30 हैं, इसके आगे भी 2-3 अधिकार जोड़े गए हैं। कौन से अधिकार हैं? प्रतिष्ठा का अधिकार है आपके पास, रेपुटेशन का अधिकार है, जीवन बीमा पॉलिसी के विनियोग यानी नियुक्ति का अधिकार आपके पास है, दोष सिद्धि वाले न्यायालय के आदेश के विरुद्ध अपील करने का अधिकार आपके पास है। तो ये कुछ 33 प्रकार की स्वतंत्रता जो मोटी मोटी हमने देखी कि व्यक्ति के पास है, ठीक है। इस प्रकार की स्वतंत्रता आर्टिकल 21 में आपके पास है, क्योंकि आर्टिकल 21 आपको जीवन जीने का अधिकार देता है। और ये सभी जो भी हमने पॉइंट्स देखे, जितनी भी प्रकार की स्वतंत्रताएं देखी, ये सभी आर्टिकल 21 में आती हैं। क्यों आती हैं? क्योंकि आपको कहीं ना कहीं इनकी जरूरत होती है अपने जीवन को जीने के लिए, अपने सम्मानपूर्ण जीवन को जीने के लिए इनकी जरूरत पड़ती है, और इसीलिए इन्हें आर्टिकल 21 में रखा गया। किसने रखा? सुप्रीम कोर्ट ने इनका विचार दिया, विस्तारित किया आर्टिकल 21 में जो जीवन का अधिकार है उसको बढ़ाया, उसका दायरा बढ़ाया, उनमें इनको रखा। और कब रखा था? 1978 में रखा था। कौन सा मामला था? मेनका गांधी का मामला था 1978 में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आर्टिकल 21 के क्लॉज 1 की, जिसमें शिक्षा के अधिकार की बात की गई है। इसमें कहा गया राज्य 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। कैसी शिक्षा? अनिवार्य शिक्षा और निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराएगा। भाई आपने देखा होगा, आप सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, आपके बच्चे पढ़ते होंगे, तो सरकारी स्कूल में फीस नहीं लगती है, ठीक है। किताबें भी मिलती हैं, किताबों के साथ साथ मिड डे मील भी मिलता है, ठीक है, खाना भी मिलता है, ड्रेस भी मिलती है, ठीक है। इस आर्टिकल को यानी कि आर्टिकल 21 में इसके सब क्लॉज 1 को या इसके क्लॉज 1 को सुरक्षा के अधिकार को जो बात करता है 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा, इसको 2002 में जोड़ा गया था। 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा इसको शामिल किया गया था भारतीय संविधान में। कब किया गया था? 2002 में किया गया था। कौन सा संविधान संशोधन था? 86वां संविधान संशोधन था। कब जोड़ा? कौन से आर्टिकल में जोड़ा गया? आर्टिकल 21 में जोड़ा गया, जिसकी संख्या आर्टिकल 21 का क्लॉज बनाकर जोड़ा गया। शिक्षा का अधिकार इसमें रखा गया और कहा गया कि 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के जितने भी बच्चे होंगे उनको राज्य निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा, ठीक है भाई। आर्टिकल 21 में, आर्टिकल 21 के क्लॉज 1 में दी गई शिक्षा व्यवस्था का निर्धारण राज्य करेगा। यानी कि आर्टिकल 21 के क्लॉज 1 में जिस प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था है, उस प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था को निर्धारित करने का अधिकार किसको दिया गया? राज्य को दिया गया कि भाई आप अपने हिसाब से डिसाइड करिए कि आप अपने राज्य के बच्चों को किस प्रकार से शिक्षा देना चाहेंगे, ठीक है। यह व्यवस्था केवल आवश्यक शिक्षा के मूल अधिकार के अंतर्गत आती है। मतलब ये कि अगर जो ये शिक्षा है 6 से 14 साल के बच्चों के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा है, ये केवल बेसिक शिक्षा है। बेसिक का मतलब होता है कि व्यक्ति को ये बताना, बच्चे को ये बताना कि भाई उसका मूल अधिकार है शिक्षा, उसको शिक्षा प्राप्त की जाएगी और यह उच्च माध्यमिकता में नहीं है। यानी कि अगर आप इंटर में जाते हैं तो इंटर में आपसे फीस ली जाएगी, ठीक है। उसके 14 साल से अगर ऊपर के बच्चे 12 होते हैं, अगर आप जाते हैं, उसके बाद अगर आप उच्च माध्यमिक शिक्षा में पढ़ते हैं, उच्च शिक्षा पढ़ते हैं या व्यावसायिक शिक्षा में जाते हैं, तो आपसे फीस चार्ज की जाएगी, ठीक है। डिग्री कॉलेज है, सरकारी कॉलेज है, इनमें भी फीस लगती है, ठीक है। चाहे वो एग्जाम फीस लगे, चाहे वो फॉर्म की फीस लगे, एडमिशन फॉर्म की फीस लगे, लेकिन लगती है, ठीक है। लेकिन अगर आप 14 साल तक के बच्चे हैं, 14 में ये मान लेते हैं कि व्यक्ति 12th तक जा सकता है या नहीं जा सकता, भाई नर्सरी में जाएगा, कक्षा 8 तक तो जाएगा, लेकिन जो शिक्षा है जब तक वो 14 साल का नहीं होता तब तक उसे निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। लेकिन जैसे ही वो 15 साल का होगा उसे फीस चार्ज करने लगेगी, फिर निःशुल्क शिक्षा नहीं है, अनिवार्य हो सकती है कि भाई शिक्षा दी जाए, ठीक है। राज्य व्यवस्था करेगा कि बच्चों को शिक्षा दी जाए, उसके परिवार कोशिश करेंगे कि भाई शिक्षा दी जाए, ठीक है। लेकिन 14 साल से कम उम्र के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा ही उपलब्ध कराएगा। आगे कहा गया 86वें संविधान संशोधन से पहले भी संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 45 में बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान था, लेकिन यह डीपीएसपी में शामिल होने के कारण न्यायालय द्वारा जरूरी नहीं ठहराया जा सकता था, ठीक है। मतलब ये किया गया कि जो भाग 4 है, जो डीपीएसपी है,
डीपीएसपी एक राज्य को प्राप्त अधिकार है। डीपीएसपी का मतलब होता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व या डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, जो राज्यों को प्राप्त अधिकार है। और ये अनिवार्य नहीं है, ये अनिवार्य नहीं। मौलिक अधिकार तो अनिवार्य है। देखो, मौलिक अधिकार अनिवार्य है, इसका मतलब यह है कि राज्य देगा ही देगा, चाहे कुछ भी हो जाए। निःशुल्क शिक्षा अगर आर्टिकल 21 में रखी गई तो राज्य निःशुल्क शिक्षा देगा, चाहे उसके पास पैसा हो या ना हो। लेकिन 86वें संविधान संशोधन से पहले ये जो शिक्षा का जो निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान था, यह आर्टिकल 45 में था, भाग 4 में, जो डीपीएसपी की बात करता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो ये अनिवार्य नहीं था, ये राज्य की इच्छा पर निर्भर था कि राज्य अगर शिक्षा फ्री देना चाहे तो दे, नहीं देना चाहे तो ना दे। ठीक है, लेकिन जब से ये मौलिक अधिकार बना है, आर्टिकल 21 में, आर्टिकल 21 के क्लॉज 1 में ये शिक्षा के अधिकार को रखा गया है, तब से ये अनिवार्य शिक्षा हो गई है। ठीक है, राज्य देगा ही देगा। क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहा गया कि शिक्षा से संबंधित ही एक कर्तव्य को मूल कर्तव्यों की सूची में 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 के द्वारा जोड़ा गया, जो बात करता है कि प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा। किसका? प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह 6 से 14 वर्ष तक के अपने बच्चे को शिक्षा प्रदान कराएगा। देखिए, एक तो है मौलिक अधिकार और एक है डीपीएसपी। ये जो अधिकार है ये अनिवार्य है। हमने देखा था जब हम क्लास शुरू कर रहे थे पॉलिटी की, फंडामेंटल राइट की। डीपीएसपी क्या है? अनिवार्य नहीं है। अब इन्हीं से जुड़ा ये तो अधिकार है, लेकिन इनमें ये कहा गया कि भाई हम क्या करेंगे कि कुछ कर्तव्यों को भी शामिल करते हैं नागरिकों के लिए। यानी हमने अधिकार तो दे दिए, लेकिन हम नागरिकों को ये भी बताते हैं कि भाई आपके कुछ कर्तव्य भी हैं। अगर आप भारत में रह रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपके पास कुछ कर्तव्य है भारत में रहने के लिए। और वे कर्तव्य कब है, क्या है? वे कर्तव्य हैं, 11 तरीके के कर्तव्य हैं। ठीक है, मूल संविधान में नहीं थे, इनको बाद में जोड़ा गया है। हम पढ़ेंगे कि क्यों जोड़ा गया, कब जोड़ा गया, जब हम डीपीएसपी की बात करेंगे। इसी में पहले 10 थे, लेकिन 86वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से एक और यानी कि 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। अब देखो, ये जो निःशुल्क शिक्षा है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए, ये फंडामेंटल राइट्स में भी है, डीपीएसपी में भी है, और अब ये मौलिक कर्तव्यों में भी है। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स में ये अनिवार्य है, डीपीएसपी में ये राज्य की इच्छा पर निर्भर करता है, लेकिन कर्तव्यों में ये शामिल है। ये हिदायत दी गई, ये बताया गया है कि भाई प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के अपने बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, या निःशुल्क नहीं, शिक्षा प्रदान कराएगा। क्योंकि बच्चा यानी कि जो माँ बाप है वो उनका खुद का स्कूल तो होता नहीं है जो निःशुल्क शिक्षा प्रदान कराएगा, लेकिन शिक्षा प्रदान कराने का प्रयास करेगा, ऐसा हो सकता है। ठीक है, आगे कहा गया कि संसद ने 2009 में बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम का निर्माण किया था। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने, संसद ने 2009 में एक अधिनियम बनाया, एक कानून बनाया, जो ये बात करता था कि बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार बच्चों को दिया गया। इसमें व्यवस्था की गई कि 14 वर्ष तक के प्रत्येक बच्चे को संतोषजनक एवं समुचित गुणवत्ता वाली पूर्णकालिक प्रारंभिक शिक्षा औपचारिक विद्यालय जो अनिवार्य मानकों का पालन करता हो उसमें प्राप्त कराने का अधिकार होगा। मतलब ये कि अगर आप सरकार बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दे रही है तो वो कहीं पर भी पढ़ा के नहीं दे सके। ये नहीं कहते भाई यार टुच्चा मुच्चा स्कूल खोल तो छोड़ो, करो क्या करना है। तो सुप्रीम कोर्ट ने, संसद ने कानून बना दिया कि भाई बच्चों के लिए जो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा होगी वो कहाँ पर किस प्रकार से शिक्षा दी जाएगी। तो एक तो ये कि वो संतोषजनक होनी चाहिए, यानी सेटिस्फेक्शन के साथ होनी चाहिए वो शिक्षा। ठीक है, उचित उसे गुणवत्ता मिलनी चाहिए, यानी क्वालिटी मिलनी चाहिए। ठीक है, उसके साथ साथ एक विद्यालय, एक औपचारिक विद्यालय होना चाहिए जो मानक है एजुकेशन के उनको पूरा करता हो। ठीक है, अगर उनको पूरा नहीं करेगा तो फिर विद्यालय नहीं। जैसे भाई विद्यालय खोलने के लिए हमें एक स्टाफ चाहिए, एक अच्छा स्टाफ चाहिए, टीचर्स चाहिए, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, ठीक है, उसके साथ साथ बिल्डिंग चाहिए, जमीन चाहिए। इन प्रकार के जो मानकों को पूरा करता हो ऐसे स्कूल में या ऐसे विद्यालय में बच्चों को इस प्रकार की शिक्षा दी जाए। ठीक है, आगे बात करते हैं आर्टिकल 22 की कि आर्टिकल 22 क्या कहता है। देखिए, आर्टिकल 22 जो है वो बात करता है गिरफ्तारी और निवारक निरोध से संरक्षण की। ठीक है, किसकी बात करता है? गिरफ्तारी और निवारक निरोध से संरक्षण। यह किसी व्यक्ति को गिरफ्तार एवं निरोध से संरक्षण प्रदान करता है। यानी कि किसी भी व्यक्ति को अगर गिरफ्तार किया जा रहा है तो उससे इसको संरक्षण प्राप्त है, मनमानी गिरफ्तारी नहीं हो सकती। और अगर किसी व्यक्ति को डिटेन करके रखा जा रहा है, डिटेंशन में रखा जा रहा है, तो उसके भी साथ भी मनमाना व्यवहार नहीं किया जा सकता। देखिए, समाज में हिरासत जो होती है वो 2 प्रकार की हिरासत होती है। एक तो दंड विषय यानी कि कठोर कारावास या हिरासत, और दूसरा निवारक निरोध। अब जो कठोर है, जो दंड विषय है, ये कहता है कि उस व्यक्ति को दंड देती है, यानी इसके तहत जो दंड विषयक है ये इसके तहत उसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है जिसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया कि हाँ भाई मैंने किसी का मर्डर किया है या मैंने अपराध किया है, या फिर अदालत ने उसे दोषी ठहरा दिया।
वो हिरासत में रखा जाएगा, कारावास में रखा जाएगा। ठीक है, लेकिन निवारक क्या करता है, इसमें बिना सुनवाई के अदालत में दोषी ठहराया जाए, इसका उद्देश्य अपराध को रोकना होता है। मतलब ये कि ऐसा मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति ने अपराध किया, या तो उस व्यक्ति ने अपराध कबूल कर लिया हो या अदालत ने उसे अपराधी करार दे दिया हो, तो उस व्यक्ति को दंड विषयक यानी कठोर कारावास में रखा जाएगा। ठीक है, जो भी सजा उसे सुनाई जाएगी अदालत के द्वारा, उसके तहत उसको कठोर कारावास में रखा जाएगा। लेकिन जो निवारक है, जो डिटेंशन है, प्रिवेंटिव डिटेंशन, यानी कि निवारक निरोध जिसकी हम बात करें, प्रिवेंटिव डिटेंशन, इसका मतलब होता है कि अपराध को रोका जाना। दंड विषय की जो हिरासत है वो अपराध होने के बाद होती है, लेकिन निवारक अपराध से पहले हो जाता है। मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति है ए नाम का, ठीक है, अब उसको ये लगता है, यानी कि लोगों को, सरकार को या राज्य को ये लगता है, पुलिस को ये लगता है कि अगर ये बाहर रहा तो अपराध हो सकता है, ये व्यक्ति किसी को मार सकता है, तो इस व्यक्ति का निवारक निरोध किया जा सकता है, यानी कि इसको कठोर कारावास में नहीं रखा जाएगा, इसकी हिरासत दंड विषयक नहीं होगी, इसकी हिरासत जो होगी निवारक निरोध के अंतर्गत होगी। इसका मतलब है कि इसने अपराध किया नहीं है, लेकिन संभावना है कि अपराध कर सकता है, तो इसीलिए दंड विषयक का मतलब होता है कि अपराध होने के बाद कारावास में रखना, लेकिन निवारक निरोध का मतलब होता है कि किसी अपराध को होने से रोकना। क्लियर है? अब आगे आर्टिकल 22 क्या कहता है? आर्टिकल 22 के दो भाग हैं। आर्टिकल 22 का पहला भाग ये कहता है कि उस व्यक्ति को जिसे साधारण यानी दंड विषय कानून के तहत हिरासत में लिया गया हो, निम्न अधिकार उपलब्ध कराता है। यानी आर्टिकल 22 का क्लॉज 1 ये कहता है कि अगर किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी दंड विषयक कानून के तहत हुई है, साधारण कानून या दंड विषयक के तहत हुई है, तो उसे निम्न अधिकार प्राप्त होंगे। पहला तो ये कि अगर उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा रहा है तो उसे गिरफ्तारी का कारण बताना होगा, कि अगर आपको कोई व्यक्ति अरेस्ट करने आया है तो सबसे पहले वो आपको ये बताएगा कि भाई आपने ये अपराध किया है, हम इस वजह से आपको अरेस्ट कर रहे हैं। दूसरा क्या होगा कि गिरफ्तार व्यक्ति को विधि व्यवसाय यानी वकील से परामर्श करने का अधिकार होगा। यानी कोई भी अदालत, कोई भी पुलिस वाला आपको ये नहीं कह सकता कि आप अपने वकील से बात नहीं कर सकते। मान लेते हैं आपको अरेस्ट किया गया, ठीक है, आपको अरेस्ट किया गया, अरेस्ट होने के बाद आपसे पूछा गया कि बताओ भाई क्या करेंगे, बताओ आपने अपराध किया। कह सकते मैंने अपराध नहीं किया, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले मैं अपने वकील से बात करना चाहता हूँ, मैं अपने लॉयर से या अपने एडवोकेट से बात करना चाहता हूँ, उसके बाद ही मैं आपको बताऊंगा। तो पुलिस वाले आपको मना नहीं कर सकते बात कराने के लिए। कई बार ऐसा होता है कि भाई आपको अरेस्ट कर लिया गया कि बाहर से आपके घर वालों को नहीं पता है, तो पुलिस आपको ये भी कहती है घर बात करके बात बता दो, या पुलिस खुद आपके घर फोन करके कहती है कि आपके बच्चे को या आपके किसी रिलेटिव को अरेस्ट कर लिया गया है। क्लियर हुआ? अगला तीसरा ये कहता है कि गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटों के अंतर्गत निकटतम दंडाधिकारी के समक्ष पेश करने का अधिकार होगा। मतलब ये कि अगर किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया है तो उस अरेस्ट के घंटे से अगले 24 घंटों के अंदर, उन 24 घंटों के अंदर किसी भी व्यक्ति को, अरेस्ट किए गए व्यक्ति को, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को निकटतम दंडाधिकारी के समक्ष पेश करना होगा। अब इसमें निकटतम दंडाधिकारी क्या है? मान लेते हैं कि किसी व्यक्ति ने यूपी में अपराध किया हो, किसी का मर्डर या कुछ भी अपराध किया हो, लेकिन उसे कहां से अरेस्ट किया जा रहा है? मान लेते हैं कन्याकुमारी से अरेस्ट किया जा रहा है, ठीक है। अब कंडीशन ये है, मान लो ऐसी सिचुएशन है कि इसे कन्याकुमारी से 24 घंटे में नहीं लेकर जाया जा सकता। हालांकि 24 घंटे में यात्रा का समय शामिल नहीं है, लेकिन 24 घंटे में अगर किसी व्यक्ति को पॉसिबल ना हो ले जाना या किसी दूसरे देश में अरेस्ट किया गया हो, तो उसे सबसे निकटतम जो वहां का सबसे निकटतम जो मजिस्ट्रेट होगा, दंडाधिकारी होगा, उसके समक्ष उसको पेश किया जाएगा, उससे परमिशन मांगी जाएगी कि भाई इस फला नाम के व्यक्ति को हम अपने साथ यूपी में लेकर जा रहे हैं, क्योंकि यूपी का व्यक्ति है और इसने अपराध भी यूपी में किया है, ठीक है। उसके बाद ही उसको ले जाया जा सकता है। अब आर्टिकल 22 का सेकंड भाग ये कहता है, दूसरा भाग ये कहता है कि उन व्यक्तियों को जिसे निवारक निरोध कानून के तहत हिरासत में लिया गया हो, उसे निम्न अधिकार उपलब्ध होंगे। पहला तो ये कि अगर व्यक्ति की जो हिरासत निवारक निरोध कानून के तहत हुई है वो 3 माह से अधिक नहीं बढ़ाई जा सकती। अगर किसी कारण से 3 माह से ज्यादा उसकी हिरासत को बढ़ाया जाता है तो सलाहकार बोर्ड से उचित कारण जानने होंगे या फिर उसे से सलाह लेनी होगी, ठीक है भाई। तीसरा क्या कहता है कि निरोध का आधार व्यक्ति को बताया जाना चाहिए, यानी उस व्यक्ति को डिटेन क्यों किया जा रहा है, क्यों उसको रखा जा रहा है, क्यों शामिल किया जा रहा है, या उसको हिरासत में क्यों लिया जा रहा है, उसका कारण उसे बताना होगा, ठीक है। जैसे हमने बात की थी, अगर दंड विषय कानून के तहत किसी की हिरासत हो रही है तो उसके बारे में भी तो चीजें बताई जाएंगी, उसको भी तो कारण बताया जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर भी कारण बताना होगा कि हाँ भाई चलो ठीक है, आपको इस वजह से हिरासत में लिया जा रहा है, लेकिन आपने कोई अपराध नहीं किया है, लेकिन हमें शक है कि अपराध हो सकता है, क्योंकि आपके पास आपके नाम हमारे पास हमारी लिस्ट में है, ठीक है। तो उस कंडीशन में ऐसा हो सकता है।
लेकिन अगर ये कारण बताना सार्वजनिक हितों के विरुद्ध हो, किसके? सार्वजनिक हितों के विरुद्ध हो, तो ऐसा बताना आवश्यक नहीं है। मान लेते हैं कि कोई ऐसा मामला है कि अगर इस व्यक्ति को हमने कारण बता दिया तो सार्वजनिक हित वायलेट हो सकते हैं, ठीक है, सार्वजनिक या लोगों के हित के विरुद्ध हो सकता है, तो ऐसा बताना कंपलसरी नहीं है। आगे कहा गया कि निरोध वाले व्यक्ति को यह अधिकार है कि वह निरोध के आदेश के विरुद्ध अपना प्रतिवेदन या अपनी रिपोर्ट दे सकता है। मान लेते हैं किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है, यानी हिरासत में लिया गया है, हिरासत है निवारक निरोध के यानी प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत, ठीक है। अगर उस व्यक्ति को हिरासत में ले लिया गया है और तो उसे एक विरुद्ध यानी उस निरोध के विरुद्ध, आदेश के विरुद्ध, जिसने इस व्यक्ति को आदेश दिया था कि इस व्यक्ति को अरेस्ट किया जाए, हिरासत में रखा जाए क्योंकि ये हिंसा कर सकता है, उसके विरुद्ध, उस आदेश के विरुद्ध अपना प्रतिवेदन यानी कि अपनी रिपोर्ट सौंप सकता है कि भाई ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी मैं नहीं कर सकता, ठीक है, मैं अपराध कर ही नहीं सकता, अगर होता है तो आप मुझे पकड़ के ले जाना। तो किसी भी प्रकार की रिपोर्ट देने का अधिकार उसके पास होगा, ठीक है। अब बात करते हैं नोट में क्या कहा गया है कि 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 यानी 1978 में 44वां संविधान संशोधन होता है और उसके द्वारा यानी संशोधन के द्वारा निरोध की अवधि को बिना सलाहकार बोर्ड की अनुमति के 3 माह से 2 माह कर दिया गया। मान लेते हैं कि भाई ऐसा मामला था, देखो पहले क्या था कि 3 माह तक बिना सलाहकार बोर्ड की अनुमति के इसे 3 माह तक रखा जा सकता था हिरासत में, ठीक है, हिरासत में रखा जा सकता था, और अगर 3 महीने से ज्यादा बढ़ाना हो तो सलाहकार बोर्ड की अनुमति चाहिए थी। तो 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से इसे 3 माह को घटाकर 2 माह कर दिया गया, ठीक है। कितने माह कर दिया गया? 2 महीने कर दिया गया कि भाई अब 3 नहीं 2 महीने इसको हिरासत में रखेंगे, क्योंकि ज्यादा दिन नहीं रख सकते, और अगर 2 महीने से ज्यादा बढ़ाना हो तो हमें क्या करना होगा कि हमें एक सलाहकार बोर्ड की अनुमति लेनी होगी। हालांकि इस 2 महीने को अभी तक व्यवस्था में नहीं लाया गया है, अभी भी वर्तमान में भी 3 माह ही चल रही है, लेकिन कानून में कह दिया था कि वे 2 माह करेंगे, लेकिन अभी तक ये इम्प्लीमेंटेशन में नहीं आया है। हिरासत संबंधी मामले में वैधानिक शक्तियों को संसद व विधानमंडल के बीच बांटा गया है। मतलब ये कि जो हिरासत संबंधी कानून है, जो मामले हैं, उनकी जो वैधानिक शक्तियां हैं कि कौन कानून बना सकता है कौन नहीं बना सकता, तो वो संसद को भी प्राप्त है और राज्य विधानमंडल को भी प्राप्त है। संसद के पास निवारक, निरोध, रक्षा, विदेश मामलों एवं भारत की सुरक्षा के संबंध में विशेष अधिकार दिए गए हैं, ठीक है। यानी रक्षा के मामले में किसी व्यक्ति को निरोध कानून बनाने का अधिकार है संसद को, ठीक है, विदेश मामलों पर बनाने का अधिकार है, और अगर भारत की सुरक्षा का मामला है तो भारत की सुरक्षा के मामले में भी इस संबंध में विशेष अधिकार प्राप्त है। लेकिन ऐसे कुछ अधिकार जो संसद और राज्य विधानमंडल दोनों को हैं, यानी कि रक्षा, विदेशी मामले, भारत की सुरक्षा को लेकर राज्य विधानमंडल के पास अधिकार नहीं है। अधिकार किसके पास है? संसद के पास है। लेकिन कुछ अधिकार ऐसे भी हैं जो संसद और राज्य विधानमंडल दोनों को प्राप्त है, ठीक है। आवश्यक वस्तुओं यानी दोनों को आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने, यानी कि अगर इन व्यक्तियों को यानी कि जो जिसको डिटेन किया गया है उनकी जो आवश्यकताओं की वस्तुएं हैं उनकी आपूर्ति को सुनिश्चित करना, ठीक है, सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखना एवं राज्य की सुरक्षा के मामले में आदि पर कानून बनाने का अधिकार संसद और राज्य विधानमंडल दोनों को प्राप्त है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं कि संसद ने और राज्य विधानमंडल या संसद ने किस प्रकार के निवारक निरोध कानून बनाए, तो जानेंगे इनके इतिहास पर एक नजर डालने की कोशिश करेंगे। निवारक निरोध कानूनों का इतिहास या हिस्ट्री ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज, ठीक है। अनुच्छेद 22 का प्रयोग करते हुए संसद के द्वारा कुछ बनाए गए निवारक निरोध कानून इस प्रकार हैं, ठीक है भाई। पहला है निवारक निरोध अधिनियम यानी कि प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट, प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट, ये है, ठीक है। इसकी स्थापना यानी कि इसको पारित किया गया था 1950 में, और सलाहकार बोर्ड को इसमें यह प्रावधान किया गया था कि सलाहकार बोर्ड 10 सप्ताह के अंदर इसमें अपनी रिपोर्ट बनाकर सरकार को प्रस्तुत करेगी या सरकार को भेजेगी, ठीक है। इस अधिनियम को 1 अप्रैल 1951 को समाप्त हो जाना था, लेकिन हुआ नहीं। क्यों? क्योंकि इसका समाप्त क्यों हो जाना था? क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने इसकी एक धारा को क्या कर दिया था? असंवैधानिक घोषित कर दिया था। लेकिन फिर भी इसके समय काल को आगे बढ़ाया गया और लगभग इसे 1969 तक चलाया गया और दिसंबर 1969 में इसे समाप्त कर दिया गया, ठीक है। कौन से अधिनियम को? निवारक निरोध अधिनियम को 1950 में इसे लाया गया था। 10 सप्ताह में सलाहकार बोर्ड को यह टाइम दिया गया कि 10 सप्ताह में अपनी रिपोर्ट बनाकर सरकार को भेजा जाएगा। 1 अप्रैल 1951 को इसे समाप्त हो जाना था, लेकिन हुआ नहीं, क्योंकि न्यायपालिका ने इसकी एक धारा को असंवैधानिक घोषित कर दिया था, इसलिए कहा था कि 1951 में इसको समाप्त कर देना चाहिए। इसकी अवधि को बढ़ाया गया और 1969 तक चलाकर दिसंबर 1969 में इसे समाप्त कर दिया गया, ठीक है। इसके अलावा दूसरा एक्ट आता है, दूसरा अधिनियम आता है आंतरिक सुरक्षा अधिनियम, जिसे मीसा के नाम से जाना जाता है, यानी कि मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, ठीक है।
आंतरिक सुरक्षा अधिनियम। इसमें क्या हुआ, ये 1950 में कांग्रेस पार्टी के द्वारा लाया गया था, कांग्रेस सरकार ने बनाया था 1950 में, और 1978 में इसे निरसित कर दिया गया, यानी कि हटा दिया गया, इसको इनइफेक्टिव बना दिया गया 1978 में। ठीक है, अगला आया विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, जिसे कोफे पोसा के नाम से जाना जाता है। ये फेमस है कोफे पोसा। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम। 1974 में इसे पारित किया गया था। ठीक है, यह मीसा के पूरक के रूप में लाया गया था, यानी कि मीसा मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, इसके नाम के या इसके पूरक इसके रूप में इसे लाया गया था, इसको पूरा करने के लिए लाया गया था। इस अधिनियम को तस्करी तथा विदेशी मुद्रा से जुड़े जो भी अपराध थे उनके संबंध में निवारक निरोध की व्यवस्था लागू करना था। क्लियर हुआ? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहा गया, आगे कहा गया कि चारेबाजी निवारण, अगला जो अधिनियम था वो था चारेबाजी निवारण और आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम, यानी कि द प्रिवेंशन ऑफ ब्लैक मार्केटिंग मेंटेनेंस ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज। ठीक है, इसकी स्थापना या इसका जो लाया गया था, इसको जो पारित किया गया इस अधिनियम को 1980 में जनता पार्टी के द्वारा इसे पारित किया गया था। कब? जनता पार्टी के द्वारा इसे पारित किया गया। इसने मीसा को निरसित कर दिया, यानी कि इसके आने से मीसा खत्म हो गया और उसके लिए इस अधिनियम को लागू किया गया। ठीक है, मीसा को खत्म करने के बाद ही इस एक्ट को लाया गया था, इस अधिनियम को लाया गया था। क्लियर है? अगला अधिनियम है राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980। इसकी जो इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा इसे 1980 में पारित किया गया था और यह रासुका नाम से फेमस हुआ था। ठीक है, अगर रासुका नाम आता है या तो आएगा एनएसए यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980, या फिर रासुका, जो भी शब्द में आए, इंदिरा गांधी के द्वारा लाया गया था 1980 में। रासुका नाम इसका बड़ा फेमस हुआ था और ये मीसा का ही एक नया रूप था। ठीक है, मीसा में जो चीजें थी वो इसमें रखी गई थी, लेकिन कुछ एडवांस चीजें इसमें समाहित की गई थी। ठीक है, अगला आता है, अगला अधिनियम था आतंक एवं विध्वंसक गतिविधियां निवारक अधिनियम, टाडा। जो ये टाडा ही था जो आपने देखा होगा संजय दत्त पर लगाया गया था। ठीक है, आतंक एवं विध्वंसक गतिविधियां निवारक अधिनियम, यानी कि टाडा। ठीक है, यह 1987 में पारित किया गया था। टाडा नाम से प्रसिद्ध यह अधिनियम पहला ऐसा प्रयास था जिसमें केंद्र सरकार ने आतंकवादी गतिविधियों को परिभाषित किया था। आपसे अगर ये पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा अधिनियम था प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत, ठीक है, निवारक निरोध के तहत, जिसके तहत सरकार ने आतंकवादी गतिविधियों को परिभाषित किया था, तो यह था टाडा। ठीक है, अब यही आपको पता है कि संजय दत्त पर लगा था। ठीक है, चाहे वो संजय दत्त दोषी थे या नहीं है, उनके ऊपर लगा था। इनके फिल्म में भी इसको बताया गया है, टाडा लगाया गया था, क्योंकि उनके घर में हथियार पाए गए थे, AK-47 जैसे कुछ हथियार मिले थे। ठीक है, टाडा नाम से प्रसिद्ध हुआ था और यह एक ऐसा पहला प्रयास था जिसमें केंद्र सरकार ने आतंकवादी गतिविधियों को परिभाषित किया था। 1980 के दशक में पंजाब में आतंकवाद के बढ़ने के कारण इसकी आवश्यकता महसूस हुई थी। 1980 में क्या होता है, 1980 का जो दशक है उसमें पंजाब में बड़ी ही आतंकवाद हुआ था। ठीक है, आतंकवादी गतिविधियां हुई थी और जैसे ही आतंकवादी गतिविधियां बढ़ी तो उस हिसाब से एक ऐसा कानून लाने की आवश्यकता महसूस हुई कि जो आतंकवादी गतिविधियों को परिभाषित करता हो, ये बता सके कि भाई आतंकवादी गतिविधियां क्या है। ठीक है, क्या हथियार रखना आतंकवाद है? ठीक है, या लोगों को भड़काऊ भाषण देना आतंकवाद है? क्या उन्हें जिहाद के मामले में उन्हें फंसाना आतंकवाद है? या उन्हें दूसरों के मुल्क से लड़ाना या दूसरे धर्म के लोगों से लड़ाना आतंकवाद है? इस प्रकार की गतिविधियों को इसमें परिभाषित किया गया था कि क्या अपराध है, कौन सा अपराध, आतंकवादी गतिविधियां क्या है। ठीक है भाई, अगला एक्ट है आतंकवादी निवारक अधिनियम, यानी कि प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट 2002। इसमें क्या किया गया, इसने टाडा को समाप्त किया। क्या किया? टाडा को समाप्त किया और 1995 में जब नरसिम्हा राव की सरकार बनी, उस नरसिम्हा राव की सरकार में ऐसा किया गया कि भाई इसे पारित किया गया, समाप्त हो जाने दिया 1995 में। किसने? नरसिम्हा राव की सरकार ने ये कहा कि भाई हम टाडा को समाप्त करने देंगे, हमें कुछ दिक्कत नहीं है। ठीक है, नरसिम्हा राव की सरकार में ऐसा किया गया था। अब अमेरिका में 2001 में एक घटना घटी, 11 सितंबर 2001। कब थी? 11 सितंबर 2001 एक आतंकवादी घटना हुई। कहां पर? अमेरिका में, जिसमें वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को विध्वंस कर दिया गया या उसमें विस्फोट किया गया। ठीक है, इस घटना से बचने के लिए क्या किया गया था कि 2001 की अगर मैं बात करूं तो 2001 में पोटो नाम से एक आतंकवादी अध्यादेश जारी किया गया था। ठीक है, ऑर्डिनेंस जारी किया गया था। पहले इसका नाम था, यानी कि आया 2001 में। 2001 में इसे कहा गया प्रिवेंटिव ऑफ टेररिज्म ऑर्डिनेंस, यानी कि ये ऑर्डिनेंस लाया गया था। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा एक अध्यादेश लाया गया था। ठीक है, ये उस समय यानी कि तब लाया गया था जब संसद सत्र में नहीं थी, तो राष्ट्रपति ने एक अध्यादेश जारी किया कि भाई 2001 में यहाँ पर क्या हुआ है
कि एक ऐसी आतंकवादी घटना हुई है जिसमें एक बिल्डिंग को ध्वस्त कर दिया गया, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को उड़ा दिया गया। ठीक है, तो उसने अध्यादेश जारी किया, यानी कौन सा, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म ऑर्डिनेंस पास किया 2001 में, जारी किया राष्ट्रपति ने। और उसके बाद 2002 में इसे क्या किया गया, एक मतलब एक एक्ट बना दिया गया, संसद के द्वारा इसे पारित कर दिया गया। ये दोस्तों 2022 नहीं है, 2002 है, 2002। ठीक है, 2002 है। यानी कि 2001 में पोटो यानी कि प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म ऑर्डिनेंस नामक कानून अर्थात आतंकवाद निवारक अध्यादेश बनाया गया, जिसे संसद ने 2002 में पारित किया और तब से इसका नाम कोटा है। कोटा यानी कि एक्ट लगा दिया गया, ऑर्डिनेंस हटाकर एक्ट लगा दिया गया। ठीक है, और 2004 में इसे समाप्त भी कर दिया गया। 2004 में क्या कर दिया गया, इसे समाप्त कर दिया गया कि भाई रहने दो, आपके बस की बात नहीं है। अगला जो आता है, अगला ये था कि विधि विरुद्ध यानी कानून के विरुद्ध जो क्रियाकलाप है उनके निवारण के लिए संशोधन अधिनियम लाया गया, द अनलॉफुल एक्टिविटीज। ठीक है, कैसी थी, यानी कि विधि के विरुद्ध जो क्रियाकलाप यानी एक्टिविटीज हैं उनके विरुद्ध अनलॉफुल एक्टिविटीज के खिलाफ या निवारक में संशोधन किया गया, एक अधिनियम लाया गया जिसमें कुछ प्रावधान थे। पहला तो ये कि भारत सरकार ने विधि विरुद्ध जो क्रियाकलाप है निवारण संशोधन अधिनियम 1967 पारित किया। कौन सा, 1967, कौन से साल में, 1967 में। 1969 में इसमें संशोधन किया गया। ठीक है, लाया कब गया था, 1967 में इसे पारित किया गया। अगले 68-69 में इसमें संशोधन किया गया। ठीक है, 68 में ये चला, 69 में इसमें संशोधन कर दिया गया। 2004 में इसे संशोधित कर कोटा के अधिकांश प्रावधान इसमें शामिल कर लिए गए। देखो, कोटा 2004 में निश्चित हो गया, तो 2004 में जब इसमें दोबारा संशोधन हुआ, इसमें किसमें, जो अनलॉफुल एक्टिविटीज जो निवारण संशोधन अधिनियम था उसमें कोटा के जो अधिकांश प्रावधान थे उनको इसमें शामिल कर लिया गया। किसमें, विधि के विरुद्ध क्रियाकलाप या निवारण संशोधन अधिनियम। 2008 में इसमें फिर से मुंबई पर हुए आतंकवादी हमले के कारण इसे और कठोर बना दिया गया। जब मुंबई पर आतंकवादी हमले हुए तो मुंबई पर आतंकवादी हमले के विरुद्ध जब हमले को, खतरे को भांपते हुए इस अधिनियम को और कठोर बना दिया गया और ये कहा गया कि भाई ये और ज्यादा कठोर होगा। क्लियर हुआ। आगे 2012 में किया गया कि 2012 में इसे संशोधन कर आर्थिक सुरक्षा को खतरे में डालने वाली गतिविधियों को भी इस अधिनियम में लाया गया। यानी कि अगर कोई व्यक्ति आर्थिक सुरक्षा को खतरे में डालेगा, भारत की इकोनॉमी को खतरे में डालेगा, तो उसे भी आतंकवादी यानी कि इनकी अनलॉफुल गतिविधियों में शामिल किया जाएगा। ये 2012 में ऐसा किया गया। 2019 में इसमें फिर से संशोधन किया गया और 2019 में फिर से संशोधन कर आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई गई कि भाई माफी नहीं मिलेगी, किसी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा अगर कोई आतंकवाद का एक्टिविटी करता है। ठीक है, तो यहां पर अपनाया गया जीरो टॉलरेंस की नीति 2019 में। ठीक है, और किसी में अपनाई गई, इसी अधिनियम में विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण संशोधन अधिनियम 1967 में ही आया। अगला कहता है कि इसके प्रावधानों के अनुसार किसी संगठन के अलावा किसी व्यक्ति को भी आतंकवादी घोषित किया जा सकता है। मान लेते हैं कि इसके प्रावधान ये कहते हैं कि अगर किसी के साथ आतंकवाद होता है तो वो आतंकवाद किसी एक व्यक्ति के खिलाफ भी हो सकता है। हम उसे एक व्यक्ति, सिंगल पर्सन को भी आतंकवादी ठहरा सकते हैं और उसके साथ साथ आतंकवादी पूरे व्यक्ति या उसके साथ साथ जो समूह है या संगठन है उसको भी आतंकवादी घोषित किया जा सकता है इस अधिनियम के तहत। ठीक है दोस्तों, ये थी हमारी स्वतंत्रता का अधिकार। कल हम पढ़ेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकारों के बारे में। अगला वीडियो हमारा होगा मौलिक अधिकारों से ही संबंधित शोषण के विरुद्ध अधिकार क्या कहते हैं और आर्टिकल 23-24 में जिनका जिक्र किया गया है। दोस्तों, वीडियोस आपको आई होप समझ में आ रही होंगी। अगर कोई भी आपको दिक्कत लग रही है तो मुझे कमेंट कर दें। ठीक है, मैं आपके कमेंट का जवाब दूंगा। हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं, यूट्यूब चैनल पर मुझे मेल आप कर सकते हैं, पर्सनली कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, मैं ये देखने की कोशिश करूंगा कि आप कितना समझ पा रहे हैं और 20 वीडियो का कौन सा आर्टिकल आपको सबसे ज़्यादा पसंद है उस आर्टिकल के बारे में लिखिए और कौन सी चीज़ के बारे में आप नहीं जानते थे इस पूरी वीडियो में जो हमने कवर की है स्वतंत्रता के अधिकारों की, इसके बारे में भी आप लिखिए और मुझे बताइए कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। ठीक है, तो नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।